में एक योजना बनाई गई। तो उस समय पंडित गेंदालाल दीक्षित जी और रामप्रसाद बिस्मिल जी ने ब्रह्मचारी जी के साथ, लक्ष्मणानंद जी के साथ चंबल घाटी में उस समय एक डाकू होते थे, डाकू सरदार पंचम सिंह। उस डाकू सरदार पंचम सिंह को जोड़ा, उसको समझाया, उसको क्रांतिकारी बना दिया। आम व्यक्ति की बात तो छोड़ दीजिए, डाकू को क्रांतिकारी बना दिया। और डाकू को क्रांतिकारी बनाकर उन्होंने 500 घुड़सवार, 200 पैदल सैनिक, उनकी सारी राइफलों की व्यवस्था और 8 लाख रुपयों की व्यवस्था कर ली कि हम 1857 जैसी क्रांति करेंगे और अंग्रेजों को एक साथ भारत के बाहर भगाएंगे। तो जिसने इतनी बड़ी योजना बनाई हो वो मस्तिष्क कैसा रहा होगा, आप कल्पना करके देखिए। तो मैनपुरी में फिर क्या हुआ कि एक क्रांतिकारियों ने इतनी बड़ी योजना बनाई तो एक व्यक्ति अंग्रेजों का गुप्तचर बन गया, अंग्रेजों का मुखबिर बनकर उसने इस सारी योजना की जानकारी दी। भीषण लड़ाई हुई, गोलियां चली, 50 अंग्रेज मारे गए, 35 क्रांतिकारी मारे गए। पंडित गेंदालाल दीक्षित जी की बाईं आंख में गोली लगी, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया, बचे हुए क्रांतिकारियों को। ग्वालियर की जेल में पंडित गेंदालाल दीक्षित जी को रखा गया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। और पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी वहां से गायब हो गए। बीच में एक बार पुलिस उनके पीछे पड़ी तो ग्रेटर नोएडा के पास एक नदी बहती है, वहां पर वो पुलिस को चकमा देते हुए नदी में कूद गए और अपने जो उन्होंने योग किया था, प्राणायाम किया था, उसके बल पर पानी के अंदर तैरते तैरते काफी दूर निकले और वो भूमिगत हो गई। लोगों ने ये सोचा, घर वालों ने ये सोचा कि पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी तो मर गए हैं। पुलिस ने भी ये सोचा कि पंडित रामप्रसाद जी मर गए हैं। पुलिस ने उनको ढूंढना बंद कर दिया। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी वेश बदलकर ग्रेटर नोएडा, जो आज जो बहुत विकसित है, वहां पर पहले बबूल के पेड़ होते थे, कीकर के जंगल होते थे, वहां पर वो उन्होंने रहना शुरू किया। तो इस प्रकार योग बल से पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने अपना जीवन बचाया। तो ये मैनपुरी षड्यंत्र के बाद अंग्रेजों ने अपनी पूरी पुलिस इनके लोगों को पकड़ने के लिए लगा दी थी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि जो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल नाम का व्यक्ति है, इसका मस्तिष्क बहुत तेज है, इसके संगठन की क्षमता बहुत अधिक है और इसको यदि हमने खुला छोड़ा तो ये किसी को छोड़ेगा नहीं। तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने जब मैनपुरी षड्यंत्र का मामला शांत हो गया, पुलिस ने जब सोच लिया, तो उसके बाद जब ये मुकदमा खत्म हो गया तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी बाहर आए। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी बाहर आकर 2 साल तक भूमिगत रहे, गांव में रहे। 2 साल तक वो किसान के वेश में रहे, 2 साल तक वो चरवाहे के वेश में पशु चराने का उन्होंने काम किया। 2 साल के बीच में वो उनकी एक बहन थी शास्त्री देवी, उस शास्त्री देवी के घर में गए और जब वो उसके घर में गए, उनके घर में कुछ दिन रहकर आए तो उनकी बहन भी उनको पहचान नहीं पाई। ऐसा वेश बदलने में माहिर पंडित रामप्रसाद बिस्मिल थे। किसान के रूप में रहे, चरवाहे के रूप में पशु चराते रहे। जब उन्होंने देखा कि 2-3 साल तक मैं कुछ और नहीं कर सकता, तो उन 2-3 सालों का उन्होंने सदुपयोग किया। उन्होंने सदुपयोग क्या किया? अमेरिका में उसी समय स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी, अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास हिंदी में लिखा। उनके मन में एक संकल्प था कि हमारा जो विचार है, क्रांति का विचार, आजादी का विचार, गुलामी के क्या क्या नुकसान है, ये विचार हमें एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना है, तो हमें हिंदी भाषा में पहुंचाना पड़ेगा। और उस समय माहौल ऐसा था, अंग्रेजों ने पुलिस एक्ट बना दिया था, प्रेस एक्ट बना दिया था, कुछ भी हम छाप नहीं सकते थे। समाचार पत्र एक्ट बना हुआ था, समाचार पत्र में कुछ छाप नहीं सकते थे। लोकमान्य तिलक का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने 1 पन्ने का आर्टिकल अपने केसरी में लिख दिया तो उनको 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया था। वीर सावरकर को 2 जन्म का कारावास दिया गया क्योंकि उन्होंने 1857 की क्रांति का इतिहास लिखा। तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के मन में आया कि मैं सारी पुस्तकों की रचना करूं जो अंग्रेजों की, रूस में उस समय क्रांति चल रही थी, तो रूस में रूस की क्रांति के ऊपर उन्होंने पुस्तक लिखी, स्वदेशी के ऊपर पुस्तक लिखी, उन्होंने चीन की जो क्रांति हुई उसके ऊपर पुस्तक लिखी, अरविंद जी के ऊपर पुस्तक लिखी, अशफाक उल्लाह खां के ऊपर पुस्तक लिखी, उन्होंने जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी लिखी। और एक जो बड़ा काम उन्होंने किया, रूस की जो क्रांति की शुरुआत करने वाली एक महिला थी कैथेराइन के नाम से, आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं। तो स्वाधीनता की देवी रूस में जो रूस की ग्रैंड मदर जिसको माना जाता है वो कैथेराइन है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए लगा दिया। तो उनकी जीवनी का अनुवाद करके पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने उनको छपवाया। उनकी मां से जो उनको पैसा मिलता था उसको पुस्तकें छापने में वो लगा देते थे, प्रचार प्रसार में वो लगा देते थे। तो अपने भूमिगत रहने के समय का भी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने पूरा सदुपयोग किया। अब पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी और क्रांतिकारियों ने कैसा संघर्ष किया,
आप उसको एक बार देखेंगे तो आपकी आंखें गीली हो जाएंगी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी अपने संघर्ष के दिनों में लिखते हैं कि क्रांतिकारी नौजवानों को हमने भर्ती तो कर लिया, लेकिन देश के लोगों को हम समझा नहीं पा रहे थे कि क्रांति क्या है, आजादी की कीमत क्या है, गुलामी के नुकसान क्या है। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी आत्मकथा जेल से 2 दिन पहले लिखी। उनकी मां उनके लिए खाना लेकर गई, उन्होंने अपील लिखने के लिए पेपर मांगा, उस पेपर में से जो पेपर बचा उस पेपर के ऊपर पेंसिल से उन्होंने अपनी पूरी आत्मकथा लिखी और उस आत्मकथा को उन्होंने जेल के बाहर भेजा। वो आत्मकथा आज भी आप चाहें तो इंटरनेट पर उपलब्ध है, खरीद भी सकते हैं, बहुत से प्रकाशकों ने उसको छापा है। तो उस आत्मकथा में वो लिखते हैं कि हमारे पास पहनने के लिए भी कोई साबुत कपड़ा नहीं बचा था, हम लंगर में, मंदिरों में, धर्म क्षेत्रों में जाकर भोजन करते थे। आगे पंडित राम प्रसाद जी कहते हैं कि पूरी अंग्रेजों की पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है और जो मेरे आसपास मेरे भरोसे जो नौजवान क्रांति करने के लिए आए हैं, जब मैं उनको देखता हूं कि वो अंगोछा पहनकर या केवल लंगोट पहनकर पूरे दिन रहते हैं, वो अखबार बिछाकर फर्श के ऊपर, कच्चे फर्श के ऊपर सोते हैं, तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। ऐसे नौजवान जो अपनी पढ़ाई छोड़कर आए, अपने घर परिवार छोड़कर आए, उनको 2 वक्त का भोजन भी क्रांतिकारियों को नसीब नहीं होता। उनको भोजन की जगह सत्तू घोलकर पीना पड़ता है और कभी कभी तो वो सत्तू भी नसीब नहीं होता। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी खुद क्योंकि कसरत करते थे और रोज उनको 1 वक्त दूध पीने की आदत थी, तो वो आगे लिखते हैं कि मुझे रोज दूध पीने की आदत है, लेकिन मैं अपने आसपास के क्रांतिकारियों को, नौजवानों के चेहरों को देखता हूं तो मुझे रोना आता है और मैं दूध पीने के बारे में सोचने की भी मेरी हिम्मत नहीं होती। तो ऐसे संघर्षों से हमारे क्रांतिकारियों ने क्रांति की थी। तो जब ऐसा संघर्ष आ गया तो उन्होंने निर्णय किया कि अब हम जो जमींदार और साहूकार है, जो हमारे देश के गरीबों को लूटते हैं, उनके ऊपर डकैती डालेंगे। तो उन्होंने 2-3 डकैतियां भी डाली। वो डकैती डालने का उद्देश्य उनका हथियार प्राप्त करना था और क्रांति के लिए धन उगाना था। जब डकैती में उन्होंने सोचा कि 1-2 डकैती में क्या हुआ कि लोगों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, तो उन्होंने जबरदस्ती उनको गोली चलानी पड़ी तो 1-2 व्यक्ति उससे घायल हो गए या मर गए। तो उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि इससे हम क्रांतिकारी यदि डकैती का काम करेंगे, लोगों से, साहूकार या जमींदारों से भी पैसा लेंगे, तो लोगों के मन में हम अपने विचारों का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। तो उनके मन में दुख हुआ, तो उन्होंने सोचा कि अब कोई और रास्ता निकालेंगे। तो एक बार वो लखनऊ से सहारनपुर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ट्रेन के अंदर एक संदूक रखी हुई है और हर स्टेशन के ऊपर रेलवे का कोई कर्मचारी आता है और उसके अंदर पैसे डालता है। तो उनके मन में विचार आया कि ये क्या है। तो पता किया तो पता लगा कि ये गार्ड रूम में जो संदूक रखी हुई है, इसमें रेलवे की जो पैसेंजर ट्रेन की जितनी भी आमदनी होती है टिकट बिकने से, उसको डाला जाता है। तो उनके मन में विचार आया कि अब हम अपने जमींदारों, साहूकारों के ऊपर डकैती नहीं डालेंगे, हम अंग्रेजों के ऊपर डकैती डालेंगे। तो उनके लगभग 25 साथियों ने मिलकर ट्रेन लूटने की योजना बनाई। 10 लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। 9 अगस्त 1925 को जब ट्रेन लखनऊ से सहारनपुर के लिए चली, तो लखनऊ से 15-20 किलोमीटर दूर एक स्टेशन है काकोरी नाम का, आप सबने भी देखा होगा। उस काकोरी स्टेशन के ऊपर उन्होंने चेन खींची। चेन खींचने के बाद उनके हाथ में माउजर पिस्तौल थे, जर्मनी के बने हुए। उनके साथ ट्रेन रुकी, फायर किए, गार्ड के रूम में गए। गार्ड को उन्होंने कहा कि आप यदि कुछ नहीं कहोगे तो हम आपके ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। संदूक का बक्सा निकाला, संदूक को खोलने की कोशिश की, उसका ताला नहीं टूटा। तो कुल्हाड़े से चंद्रशेखर आजाद ने उसको तोड़ा, उसमें 8,000 रुपए उनको मिले। 8,000 रुपए लेकर वो वहां से जाने लगे। उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम किसी भी यात्री को नहीं लूटेंगे, हम केवल अंग्रेजों का सामान, अंग्रेजों ने जो हमसे लूटा है उसको लूटने के लिए आए हैं, किसी भी यात्री को हमसे खतरा नहीं है। तो भी जबरदस्ती एक यात्री ट्रेन में नीचे उतर गया। तो जो वो हवाई फायर कर रहे थे, तो एक गोली उसको लग गई, तो एक व्यक्ति की मौत हो गई जिसको क्रांतिकारी करना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती हो गई। ट्रेन का जो गार्ड था उसने एक क्रांतिकारी को देख लिया था लाइट में, लालटेन की लाइट में। तो उस क्रांतिकारी ने उसको कहा कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा क्योंकि तुमने मुझे पहचान लिया है। फिर भी क्योंकि उनका भी दिल था क्रांतिकारी का, उन्होंने कहा कि यदि तुम संकल्प लो भगवान को मानकर कि मुझे कभी भी पहचानोगे नहीं तो मैं आपको छोड़ देता हूं। गार्ड ने कहा कि मेरे बीवी बच्चे हैं, आप मुझे छोड़ दीजिए। तो क्रांतिकारी ने उसको छोड़ दिया कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूं। उस गार्ड के बाद वो क्रांतिकारी की एक अलग से एक कहानी है। गार्ड जेल में आया, जेल में उसने पहचानने से इनकार कर दिया और वो गार्ड उसको आजादी के बाद फिर रेलवे के अधिकारी के रूप में मिला। अपने क्रांतिकारियों ने काकोरी की ट्रेन को लूट की, 8,000 रुपए उसमें मिले, लेकिन उसमें एक भूल रह गई। वो भूल क्या रही? एक क्रांतिकारी की चद्दर ट्रेन में छूट गई।
उस चद्दर के ऊपर धोबी का एक निशान लगा हुआ था। अंग्रेजों की पुलिस ने, और ये जो काकोरी क्रांतिकारी घटना हुई, काकोरी कांड जिसको कहा जाता है, मैं उसको कांड नहीं कहूंगा, क्योंकि कांड ऐसा होता है जिसमें कुछ गलत किया जाए, और मुझे लगता है कि जो काकोरी की घटना है ये बहुत बड़े शौर्य और क्रांतिकारी की घटना है। अंग्रेज जो ये मानते थे कि हमारे सामने कोई भारतवासी उठ नहीं सकता, जलियांवाला बाग में हमारे हजारों लोगों ने जब सभा की, तो सभा के ऊपर जो अपनी तोपों के और बंदूकों के मुंह खोल सकते हैं, उनके राज्य में उनकी ट्रेन को लूटना अपने आप में एक बड़ी घटना थी। और अंग्रेजों ने इसको ऐसे लिया कि आज 10 नौजवानों ने एक ट्रेन लूटी है, कल को थाना लूटेंगे, परसों को बैंक लूटेंगे, तो हमारा सारा शासन तंत्र ध्वस्त हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी जो अपने सबसे तेज तर्रार अफसर हैं उनको उसकी जांच में लगाया। स्कॉटलैंड की पुलिस का नाम आपने सुना होगा, सबसे तेज पुलिस आज भी मानी जाती है स्कॉटलैंड की, तो स्कॉटलैंड की पुलिस को उन्होंने उसमें लगाया कि स्कॉटलैंड की पुलिस को हम लगाते हैं, वो जांच करेगी। तो उस पुलिस ने जांच की, जांच करके धोबी को पकड़ा, धोबी से उनको पता लग गया कि किसकी चद्दर थी। एक क्रांतिकारी पकड़ में आया तो पूरे क्रांतिकारियों को अंग्रेजों की पुलिस ने पकड़ लिया। और उसके ऊपर फिर आज हम बात करें तो रिंग थिएटर, बिल्डिंग कोठी हयात बख्श, मल्लिका असद महल जो लखनऊ के बीच में होती थी, वहां पर एक रिंग थिएटर होता था जहां पर अंग्रेज अपना मनोरंजन करते थे। तो अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि उस रिंग थिएटर में उन्होंने स्पेशल एक कोर्ट बनाया, स्पेशल जज बिठाया और 10 महीने तक लगातार फास्ट ट्रैक इस काकोरी क्रांतिकारी घटना की सुनवाई की। 28 व्यक्ति इसमें से पकड़े गए, 2 व्यक्तियों को शक का लाभ देकर छोड़ दिया गया, 2 व्यक्ति पुलिस के मुखबिर बन गए। 2 व्यक्ति ने कहा कि हम सरकारी गवाह बन जाएंगे। 26 व्यक्तियों के ऊपर यह मुकदमा चला गया। और जब मुकदमा चला और इसकी जब मुकदमे की कार्रवाई चली, तो उस कार्रवाई के बीच में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी को जो सरकारी वकील दिया गया, वो वकील किसी लेवल का नहीं था, उस वकील की वकालत का ज्ञान बहुत कम था। तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने कहा कि मैं खुद अपनी वकालत करूंगा। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने खुद अपनी वकालत करना शुरू किया। उस समय की जो अंग्रेजों का चीफ जस्टिस था कोर्ट का, उसने जब अपील डाली गई तो उसने टिप्पणी की कि पंडित रामप्रसाद बिस्मिल महाषड्यंत्रकारी है, इसको किसी भी तरीके से छोड़ा नहीं जा सकता। अगर हमने इसको छोड़ दिया तो ये दोबारा क्रांतिकारियों को जोड़ लेगा, दोबारा षड्यंत्र करेगा और हमें बाहर भगाएगा। प्रांतीय गवर्नर को, वायसराय को अपीलें भेजी गई, लेकिन किसी के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि अंग्रेज पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी से बहुत डरते थे। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि पूज्य स्वामी जी महाराज के ऊपर भी लगातार षड्यंत्र चलते रहते हैं। आप हमें देखेंगे तो रामलीला मैदान में हुआ, रामलीला मैदान के बाद आज भी हम देखेंगे तो विदेशी कंपनियां लगातार षड्यंत्र करती रहती हैं, लेकिन पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जैसे कभी झुकते नहीं थे, कभी रुकते नहीं थे। वैसे ही आपका पतंजलि योगपीठ भी सेवा के कार्यों में कभी झुकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। काकोरी केस का मुकदमा लड़ने वाले सरकारी वकील, जैसा मैंने आपको बताया, पंडित जगत नारायण मुल्ला जी थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सगे साले थे। उन्होंने पूरी कोशिश की कि पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, इनको फांसी की सजा करवाई जाए। उन्होंने केस को खूब अच्छे से लड़ा। लास्ट में जब पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी जेल में थे और जब उनको फांसी की सजा दे दी गई, तो उन्होंने लिखा है, एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने लिखा कि ये जो मुल्ला जगत नारायण है, ये अंग्रेजों के इतने खास थे कि इनको उस केस को लड़ने के लिए 1 लाख रुपए की फीस दी गई। 20 रुपए तोला सोने का रेट है। 1 लाख रुपए मुल्ला जगत नारायण को फीस लड़ने के लिए दी जा रही है कि क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दिलवानी है। और ये अंग्रेजों के इतने खास थे कि कोई भी कमेटी बनती थी आजादी से पहले, हर कमेटी में ये होते थे। 1938 तक ये लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। तो बिस्मिल जी ने लास्ट में अपना एक पत्र लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि देश की सेवा के लिए मैं तो दोबारा जन्म लूंगा, पंडित जगत नारायण मुल्ला जी को मेरा नमस्कार कह देना और उन्हें कहना कि हमारे खून से लथपथ 1 लाख रुपयों के ऊपर सोकर उनको नींद आ जाए। तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी को फांसी करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, वो पंडित जगत नारायण मुल्ला की है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सगे साले थे। कोर्ट में जब पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी 76 पेज की एक लिखित अपील डाली, और 76 पेज की जो अपील जब उसके कोर्ट के जो चीफ जज ने पढ़ी, तो चीफ जस्टिस था लुइस शर्ट्स। उसने पूछा पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी से कि मिस्टर रामप्रसाद, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू हैव टेकन द डिग्री ऑफ लॉ।
उसको जब उसने पढ़ा कि ये तो ऐसी लगती है कि जैसे किसी लंदन के विलायत के किसी कानून की डिग्री लेने वाले किसी अच्छे विद्यालय से ये पढ़कर कोई व्यक्ति ने लिखी हो, तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी उस समय भी हंस पड़े। और वो जो कोर्ट की कार्रवाई होती थी ना, उसका मजाक बनाते थे, वो उसको सीरियसली नहीं लेते थे। उनका एक ही संकल्प था कि हमें तो फांसी के फंदे पर झूलना है, क्योंकि हम शहादत देंगे तो ही नए क्रांतिकारी खड़े होंगे। तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने हंसते हुए कहा, एक्सक्यूज मी सर, ए किंग मेकर डज नॉट रिक्वायर एनी डिग्री। तो कहता, क्षमा करें महोदय, सम्राट बनाने वाले को किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे पंडित रामप्रसाद बिस्मिल थे, ऐसा उनका चरित्र था, ऐसे उनके चिंतन का स्तर था। मुल्ला जगत नारायण जो विलायत के पढ़े हुए थे, वो जब दलील देते थे तो वो दाएं बाएं बगले झांकते थे, ऐसा ऐसा मस्तिष्क उनका था, ऐसी बुद्धि उनकी थी। और आज हम पूज्य स्वामी जी महाराज को भी देखते हैं, तो पूज्य स्वामी जी महाराज जब तर्क करते हैं, टीवी के ऊपर बैठते हैं, तो ये जो बड़े बड़े पत्रकार आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री आते हैं, काले धन की जब मुहिम चली, शिक्षा शास्त्री आते हैं, तो उनको अगले बगले झांकने के लिए मजबूर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी भी महर्षि दयानंद के शिष्य थे, उन्होंने भी वेद दर्शन उपनिषद पढ़े थे, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा था, और पूज्य स्वामी जी महाराज भी महर्षि दयानंद के शिष्य हैं। फांसी से 2 दिन पहले भी अंग्रेज उनको लालच देते रहे। क्या लालच देते रहे? अंग्रेजों के जो सेशन जज हैं मिस्टर हैमिल्टन, और जो अंग्रेजों के जो सीआईडी का डिप्टी एसपी था, वो उनके पास आते थे। वो कहते थे कि आप सारी योजना बता दो हमें, हम आपको छोड़ देंगे, आपको हम 15,000 रुपए नगद देंगे, और आपके हम विलायत में वकालत पढ़वाने की व्यवस्था करवा देंगे, आप तो इतने अच्छे वकील बन सकते हैं। और आपने देखा होगा कि 1900 से लेकर 1950 तक जितने बड़े आंदोलनकारी हुए, महात्मा गांधी वकील, सरदार पटेल वकील, सुभाष चंद्र बोस के पिताजी वकील, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू वो वकील, सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई वो वकील, लाला लाजपत राय वकील। मतलब उस समय सबसे अच्छा व्यवसाय क्या माना जाता था? वकालत का व्यवसाय माना जाता था। लोग लंदन जाते थे तो डॉक्टरी पढ़ने के लिए नहीं जाते थे, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए नहीं जाते थे, मैनेजमेंट पढ़ने के लिए नहीं जाते थे। लंदन में क्या पढ़ने के लिए जाते थे? वकील बनने के लिए जाते थे, कि वकील बन गए तो हम एक तरीके से एक स्टेट के सीएम के बराबर हम पैसा कमा पाएंगे, वैसी ताकत हमारी होगी। तो उन्होंने लालच दिया कि आपको हम वकील बना देंगे, विलायत में भेज देंगे, आपकी पढ़ाई का प्रबंध कर देंगे, आपको हम नगद भी देंगे, सारी पढ़ाई का खर्चा भी लेंगे, आप माफी मांग लो या आत्मसमर्पण कर दो और हमारी सारी योजना के बारे में सारे क्रांतिकारियों के पते बता दो। लेकिन पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने उनको साफ मना कर दिया। फिर अंत में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी की मां उनसे कोयल कोठरी में मिलने के लिए गई। जब पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी की मां उनसे मिलने के लिए गई तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी को फांसी की सजा दे दी गई। तय हो गया कि उनको गोरखपुर की जेल में प्रातःकाल फांसी के ऊपर लटकाया जाएगा। जैसे कि परंपरा है कि पहले दिन वो अनुमति देते हैं कि उनके परिवार के लोग जो उनके ब्लड रिलेशन में है वो चाहे तो आकर उनसे मिल सकते हैं। तो उनकी मां उनसे मिलने के लिए गई तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी की आंखों में अपनी मां को देखकर आंसू आ जाते हैं। तो उनकी मां उनको वहां पर लताड़ती है। वो कहते हैं कि तुम्हें मैंने आंसू गिराने के लिए पैदा नहीं किया, मुझे तो आज मेरी कोख लजा रही है कि जेल की फांसी की सजा को देखकर तुम रो रहे हो, तुम तो डर गए हो। तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं, नहीं मां, तुम्हारा बेटा डर नहीं सकता, मैं डरा नहीं हूं। ये आंसू तो मां को देखकर प्रेम के आंसू हैं, मोह के आंसू हैं। जैसे आग के पास आकर घी पिघल जाता है, वैसा ही आपको देखकर मेरा दिल पिघला है। मैं तो बस एक प्रार्थना करता हूं कि अगले जन्म में भी मुझे मां मिले तो आप जैसी मां की कोख से जन्म लेने का अवसर मिले। ये मेरी अंतिम इच्छा है, मैं डरा हुआ नहीं हूं। और मेरा संकल्प है कि भारत को जब तक पूरी तरह से आजाद ना करवा लूं, मैं बार बार जन्म लेता रहूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि पतंजलि योगपीठ से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज से लेकर हम सब जितनी भी आत्माएं हैं, उन सबका कोई ना कोई अधूरा काम बाकी है। इसीलिए 120 करोड़ लोगों में से जो लोग यहां पर पहुंचे हैं, जो एक्टिवली जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पतंजलि योगपीठ के निर्माण में, इस अभियान को ऊपर उठाने में अपना योगदान दिया है, उनका कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का पुनर्जन्म का कोई संबंध है, जिसको निभाने के लिए हम यहां पर आए हैं। और पूज्य स्वामी जी महाराज भी, यद्यपि हम अवतारवाद को नहीं मानते लेकिन पूर्व जन्म पुनर्जन्म को मानते हैं, तो पूज्य स्वामी जी महाराज के अंदर भी कहीं ना कहीं पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी की आत्मा है, जो अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए यहां पर आई है। अंतिम दिन
उन्होंने प्रातः योग किया, प्राणायाम किया, जेल की काल कोठरी को उन्होंने अपनी साधना की गुफा मान ली। अंतिम दिन नहाए धोए, अपना जो धंधा करते हैं वो किया और फांसी के फंदे के ऊपर हंसते हुए गए। तो फांसी के फंदे को जब जल्लाद डालने लगा तो उन्होंने कहा आपको डालने की जरूरत नहीं है, मैं खुद डालता हूं। अपने हाथों से फांसी का फंदा अपने गले में डाला और लास्ट में उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में नारा लगाया, आई विश डाउनफॉल फॉर ब्रिटिश एम्पायर, कि मेरी अंतिम इच्छा है ये जो अंग्रेजों का राज है इसका सर्वनाश हो, अंग्रेजों के राज से भारत को मुक्ति मिले। और उन्होंने एक दो शेर और कहे, मालिक तेरी रजा रहे, तू ही तू रहे। फांसी के फंदे पर जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल झूले तो उन्होंने इतना देश को जगा लिया था कि जेल के बाहर 50,000 लोगों की भीड़ लग गई। तो गोरखपुर की जेल के बाहर अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के पार्थिव शरीर को निकाला जाए, तो जेल के पीछे से दीवार तोड़कर उनके शरीर को निकाला गया। 50,000 लोगों की भीड़ ने उनकी अंतिम यात्रा निकाली। लोगों ने उनके अंतिम यात्रा के ऊपर फूल चढ़ाए, इत्र चढ़ाए। बेशुमार दुकानदारों ने जो गोरखपुर के जहां जहां से वो यात्रा निकली वहां पर पैसे लुटाए और लोगों ने संकल्प लिया कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के अधूरे सपने को पूरा करने का काम हमें करना है। तो ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में मैंने कुछ बताया है, सब कुछ बताने का सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। मैंने कुछ जो मैंने पढ़ा, जो मैं पढ़ पाया, जो मैं समझ पाया वो मैंने बताया है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि शहीदों के सपनों का भारत अभी बना नहीं है। और इसी संकल्प के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार इसी संकल्प को दोहराते रहते हैं। हम सब उनके संकल्प को जीते हैं और हमारा एक ही सपना है, जो हमारे क्रांतिकारियों ने भारत का सपना देखा था वैसा भारत हमें बनाना है। अब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के परिवार के साथ क्या हुआ, हम उसको जानेंगे तो हमारी आंखों से आंसू निकलेंगे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी बार बार कहते थे कि यह सच है कि मौत हमको मिटा देगी एक दिन, लेकिन नाम हमारा मिटाया ना जाएगा। आजाद हम कर न सके अपने मुल्क को, तो बिस्मिल यह मुंह खुदा को दिखाया न जाएगा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के परिवार में उनकी मां, उनकी बहन रही। उनका छोटे भाई को टीबी हो गई, डॉक्टर के पास लेकर गए गुलाम भारत में, तो डॉक्टर ने कहा 200 रुपए की व्यवस्था करो। वो 200 रुपए की व्यवस्था नहीं कर पाए तो उनके छोटे भाई की मौत हो गई। उनकी बहन शास्त्री देवी, जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के क्रांतिकारी कार्यों में लगातार साथ देती थी, जब कभी उनको बंदूकें लानी ले जानी होती थी तो उत्तर प्रदेश में उस समय घाघरा पहनते थे, तो उस घाघरे के नीचे अपनी टांगों से बंदूक बांधकर, क्योंकि आदमियों की तो तलाशी लेते थे, तो वो अपनी टांगों से बंदूक बांधकर रेलवे स्टेशन से या कहीं भी पुलिस के पहरे से बाहर हथियार निकालने होते थे तो निकालने का काम करती थी। शास्त्री देवी उनका नाम था। उनको लोगों के घरों में बर्तन मांजने पड़े, मंदिर के बाहर बैठकर फूल बेचने पड़े। उनकी मां को, उनकी बहन को उस समय लोगों के घरों में जाकर, उस समय बिजली वाली चक्की नहीं होती थी तो हाथ से पिसाई होती थी, तो हाथ से पिसाई करने का काम करना पड़ा। इतने संघर्ष, इतने दुख पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के परिवार ने झेले। यदि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी अपने सुख सुविधाओं को देखते तो आराम से अपना जीवन बहुत आनंद से गुजर बसर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सारे संघर्षों को भी स्वीकार किया। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का यही संकल्प था कि हमारा भारत विश्व गुरु भारत बने, हमारा भारत आदर्श भारत बने। तो ये हमने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में थोड़ी सी बातचीत की। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने जो 1927 में बलिदान दिया, उसके बाद शहीद भगत सिंह ने बलिदान दिया, पूरे देश को जगाया, असेंबली में बम फेंका। चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी शहादत दी। क्रांतिकारियों के अलग अलग दल खड़े हुए, लोगों में हौसला आया, लोगों में एक संकल्प आया कि हमें अपना जीवन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की तरह अपनी देश की रक्षा के लिए देना है। एक चिंगारी उत्पन्न हुई। 1857 के बाद दोबारा चिंगारी उत्पन्न करने का काम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने किया। बेतिया बिहार में हिंदुस्तान सेवा दल के नाम से, भगत सिंह की नौजवान भारत सभा, सुखदेव जी ने गुप्त समिति के नाम से क्रांतिकारी संस्थाएं बनाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को भी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी से, शहीद भगत सिंह जी से प्रेरणा मिली। उन्होंने अंग्रेजों को बाहर भगाने के लिए उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, कांग्रेस में विजयी हुए। महात्मा गांधी ने विरोध किया तो देश को छोड़कर जर्मनी गए, आजाद हिंद फौज बनाया, जापान गए, रेडियो स्टेशन की स्थापना की और जापान में जापानियों को साथ लेकर आजाद हिंद फौज बनाकर मणिपुर के रास्ते, नागालैंड के रास्ते, कोहिमा के रास्ते अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण किया
और अंग्रेजों का जब उस समय का प्रधानमंत्री मिस्टर एटली जब भारत में आया तो वो पश्चिमी बंगाल के गवर्नर से मिले। पश्चिमी बंगाल के गवर्नर ने जब उनसे पूछा कि आपने हिंदुस्तान में जितनी भी बिल्डिंग बनाई है, राष्ट्रपति भवन बनाया है, संसद भवन बनाया है, डाक बंगले बनाए हैं, जितनी रेल बनाई है, वो आपने भारत को छोड़कर जाने के लिए तो नहीं बनाई। आपकी तो योजना थी कि भारत में हम 200 साल तक रहेंगे, 500 साल तक रहेंगे, तो आप भारत को छोड़कर क्यों गए? क्या आप गांधी जी के असहयोग आंदोलन जो उन्होंने 1942 में आंदोलन दिया, करो या मरो का, उसके कारण गए क्या? तो मिस्टर एटली हंस पड़े। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, हमने यदि भारत को छोड़ा तो क्रांतिकारियों के कारण जोड़ा, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बना ली थी और उस आजाद हिंद फौज ने उन्होंने बताया कि भारत में हम जो राज करते थे वो अंग्रेजों के बल पर पड़ते थे। कभी भी हमारे भारत में 40,000 से ज्यादा अंग्रेज नहीं रहे। 10 लाख की सेना थी तो सारे भारतीय थे और वो हमारे पिट्ठू थे, हमारे गुलाम थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से क्रांति करके उनकी हमारे ब्रिटेन के राज मुकुट में श्रद्धा खत्म कर दी, उनके अंदर भावना भर दी कि गुलामी से आजादी अच्छी है। इसलिए हम 40,000 अंग्रेजों के बल पर भारत में यदि बैठे हैं तो ऐसे बैठे हैं जैसे ज्वालामुखी के मुंह पर बैठे हैं। कभी भी वो ज्वालामुखी फट जाएगा और हम सब मर जाएंगे। तो हम अपनी जान बचाने के लिए भारत को छोड़कर गए हैं, हम गांधी जी के कारण भारत को छोड़कर नहीं गए हैं। तो आज यदि हमें आजादी मिली है तो उसमें बड़ा योगदान पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी का है। यह हमें पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया नहीं जाता। आज पतंजलि योगपीठ शहीदों के सपनों को साकार करने का काम कर रहा है। पतंजलि योगपीठ में प्रभु भक्ति भी होती है, राष्ट्र भक्ति भी होती है, देशभक्ति भी होती है। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी कि जिनमें हवन में, संध्या में, योग में, यज्ञ में अटूट आस्था थी, पतंजलि योगपीठ की भी अटूट आस्था उसी में है। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी का एक और बड़ा दर्शन था स्वदेशी का दर्शन। पतंजलि योगपीठ ने भी स्वदेशी के दर्शन को भी अपनाया है और स्वदेशी के दर्शन के साथ साथ मैं आपसे पूछता हूं कि 1947 में यदि पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के सामने आजादी मिल जाती तो क्या पंडित रामप्रसाद बिस्मिल इन विदेशी कंपनियों को, कोलगेट को, हिंदुस्तान यूनिलीवर को देश में रहने देते? अंग्रेजों के भगाने के बाद उनका दूसरा अभियान क्या होता कि हम विदेशी कंपनियों को भी अपने देश के बाहर भगाएंगे। अंग्रेज लूट करते थे राजनीतिक रूप से गुलाम बनाने के लिए। ये विदेशी कंपनियां हमें लूटती हैं आर्थिक रूप से गुलाम बनाने के बाद। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल होते तो वो विदेशी कंपनियों को भगाते। विदेशी कंपनियों को भगाने का काम पतंजलि योगपीठ के माध्यम से भी हो रहा है। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह नौजवानों को जोड़ने का काम करते थे। पतंजलि योगपीठ का भी यही उद्देश्य है कि नौजवानों को जोड़ा जाए। पूरे देश में 600 से अधिक जिलों में, 5,000 से अधिक तहसीलों में और 2 लाख से अधिक गांवों में पतंजलि योगपीठ द्वारा 5 से लेकर 50-50 व्यक्ति तक जोड़े जा चुके हैं। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, शहीद भगत सिंह भी क्रांतिकारियों को जोड़ने के लिए बंगाल में, पंजाब में घूमते रहते थे, लाहौर में घूमते रहते थे। इसी प्रकार पूज्य स्वामी जी महाराज भी योग का प्रचार प्रसार करते हुए, लोगों को जोड़ते हुए, क्रांतिकारी बनाते हुए पूरे देश में भ्रमण करते हैं और संगठन को खड़ा करते हैं। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने क्रांति करने के लिए सबसे पहले संगठन खड़ा किया। ऐसे ही पूज्य स्वामी जी महाराज ने सबसे पहले देश में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए, योग का प्रचार प्रसार करने के लिए, वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए राष्ट्रव्यापी संगठन खड़ा किया है। और अब संकल्प लिया है कि अब हमने वस्तुओं में तो स्वदेशीकरण कर दिया, अब शिक्षा का स्वदेशीकरण किया जाएगा ताकि आने वाले लोगों को पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के बारे में पता लगे। वो महाराणा सांगा और राणा प्रताप की पूजा करें, वो ये ना पढ़ें कि बाबर महान था, अकबर महान था, शाहजहां महान था, हुमायूं महान था, औरंगजेब महान था। उनको पता लगे कि हमारे भारत में राणा सांगा महान था, बप्पा रावल महान था, महाराणा प्रताप महान था, छत्रपति शिवाजी महान था। तो ये संकल्प हमारा है। तो आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबने मुझे बहुत ध्यान से सुना। आप सबको बहुत बहुत नमन।